कोड़ियों के भाव खरीदी गई गंदुम के मनमाने निर्ख तय। गंदुम की फी मन कीमत में 300 से 350 रुपए तक का बड़ा इजाफा। गरीब आदमी के लिए सस्ती रोटी का हसूल महज ख्वाब बनने लगा। चक्की के बाद फ्लोर मिल्स ने भी आटा महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 760 से बढ़ाकर 850 रुपए का कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 1520 की बजाय 1700 रुपए का मिलेगा। अपडेट करते चले, गंदुम की फी मन कीमत में 300 से 350 रुपए तक का बड़ा इजाफा। गरीब आदमी के लिए सस्ती रोटी का हसूल महज ख्वाब बनने लगा। चक्की मालिकान के बाद फ्लोर मिल्स ने भी आटा महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 760 से बढ़ाकर 850 रुपए कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 1520 की बजाय 1700 रुपए का मिलेगा। कोड़ियों के भाव खरीदी गई गंदुम के मनमाने निर्ख तय कर दिए गए। गंदुम की फी मन कीमत में 300 से 350 रुपए तक का बड़ा इजाफा। गरीब आदमी के लिए अब सस्ती रोटी का हसूल महज ख्वाब बनने लगा। चक्की के बाद फ्लोर मिल्स ने भी आटा महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 760 से बढ़ाकर 850 रुपए का कर दिया गया है। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान ने भी रोटी के नए निर्ख मांगने लगे हैं। फैसलाबाद के तंदूर मालिकान कहते हैं, हुकूमत रोटी की नई कीमत मुकर्रर करे। रोटी की नई कीमत ना दी गई तो खुद तय कर देंगे। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को, आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान रोटी के नए निर्ख मांगने लगे हैं। महंगाई की नई लहर आ गई है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी की कीमत के हवाले से भी जो है वो परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है, लेकिन रोटी की कीमत इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की जानिब से तय नहीं की जा रही। नई कीमत का तयन जो है वो बेहद ज़रूरी हो चुका है। अगर तंदूर मालिकान का कहना है कि रोटी की नई कीमत का तयन ना किया गया तो मजबूरन फिर तंदूर मालिकान को खुद ब खुद रोटी की कीमत तय करनी पड़ेगी। वसीम ज़बीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी वसीम भाई, बताइएगा क्या कहेंगे, आटे की कीमतें किस हद तक बढ़ी हैं और रोटी की कीमत इस वक्त क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलगाम तरीके से कीमत बढ़ाई जाती है, हर साल ये बढ़ती है। इस वक्त भी 20 रुपए फी केजी के हिसाब से बढ़ी है, जो कि रोटी की कास्ट पे कम से कम भी 1.5 रुपया इजाफी चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे रोटी को पॉसिबल नहीं है कि 13 रुपए की हम सरकारी नर्ख पे बेच सके। हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए अगर ये फ्री रोटी इस रेट पे बेचनी है। और दूसरे नंबर पर अगर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए तो कम से कम गरीब आवाम के लिए उस नर्ख पे रोटी सेल करें, ताकि हमारे और हुकूमत के दरमियान जो गैप है या जो जुर्मानों की शक्ल में वतीरा बनाया जाता है उसमें पंजाब हुकूमत अपना किरदार अदा करे, ताकि हम अच्छे और ऐसे तरीके से रोटी बेच सके ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो इसमें। अच्छा, बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इस वक्त रोटी की कीमत जो है वो आटे की कीमत के हिसाब से 1 से 1.5 रुपए जो है वो बढ़ चुकी है, कास्ट बढ़ चुकी है। इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रोटी की नई कीमत का तयन किया जाए। जी फजील अहमद, हमें आपके बहुत शुक्रिया। और गंदुम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा, और आटे की कीमत बढ़ने पर इजाफा जो है वो रोटी की कीमत पर भी पड़ने लगा है। 15 किलो के थैले की कीमत में 150 से 200 रुपए का इजाफा देखा गया है। झंग के तंदूर मालिकान फी रोटी 13 रुपए देने से इनकारी हैं। कहते हैं इस कीमत में कारीगर की तनख्वाह और गैस का खर्चा पूरा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मजीद जानते हैं, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी रिलीफ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से 13 रुपए कीमत तय की गई थी रोटी की, लेकिन अब आटे की कीमत में जो है वो तेजी आ रही है, जिस वजह से होटल मालिकान के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा, बताएं कि आटे का पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? आटा 1100 का रेट था जी हफ्ते पहले, एक हफ्ते से 1300 रुपये का गट्टू हो गया है। 1 रुपया रोटी भी हम बढ़ाए ना तो कमिश्नर साहब आ जाते हैं जुर्माना करने के लिए। बताएं कि इस वक्त जो मौसम बदल रहा है, लकड़ी की कीमत बढ़ रही है, दिहाड़ीदार की मजदूरी कितनी है? दिहाड़ीदार की मजदूरी है जी 1800, 1600, 1800 और लकड़ी है 1200 रुपये मन। अब आगे आगे जो वक्त आ रहा है लकड़ी और महंगी होगी, लेकिन उस वक्त गुजारा करना मुश्किल हो जाए। बताएं कि रोजाना कितना जो है वो अखराजात बढ़े हैं, कितने थैले लग जाते हैं? 10 से गट्टू लग जाते हैं जी हमारे, 10, 11, 9, 10, 11 लग जाते हैं। तो इसका मतलब है तकरीबन 2000 रुपये अखराजात बढ़ गए जी, बढ़ गए, जाहिर है ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं जी। वो 2000 निकालने बड़े मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है इनका कहना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से नर्ख भी 13 रुपये हैं
اور گندم کے ساتھ ساتھ جو آٹا ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سبب ہوٹل مالکان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس سارے پروسیجر کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالے، آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ عوامی ریلیف کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ رمضان مرزا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کو ایک اور انٹرچینج مل گئی۔ حلقہ این اے 106 میں موروثی پور پر موٹر وے انٹرچینج کی منظوری۔ ایم این اے جنید انوار کہتے ہیں پاکستان کا پہلا حلقہ ہے جہاں 4 موٹر وے انٹرچینج دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ موٹر وے M3 پر ایک اور نئی انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس حوالے سے ایم این اے جنید انوار کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں اور موروثی پور کے مقام پر یہ نئی انٹرچینج بنائی جائے گی۔ ایم این اے جنید انوار چودھری سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر آپ کے حلقے میں کتنے انٹرچینج ہونے جا رہے ہیں؟ اگر کہا جائے تو فیصل آباد ڈویژن میں شاید پہلا حلقہ ہوگا جس میں چوتھی انٹرچینج بننے جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک میرے حلقے کی، بلکہ میرے حلقے کے علاوہ ارد گرد سمندری اور مرید والا، اس کی لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ بھی تھی۔ تو جب الیکشن میں نے لوگوں سے کمٹ کیا تو اس کے بعد میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، تو ان کی بھی مہربانی، اور اس زمانے میں چیئرمین NHA تھے راشد صاحب، انہوں نے اور سیکرٹری صاحب نے مہربانی فرمائی، تو یہ ہمارا انٹرچینج موروثی پور پہ میرے حلقے میں اپروو ہو گیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے عوام کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ پہلے ہم گیس کے معاملے میں بھی توبہ کا ایک ریکارڈ ہے، پھر بجلی کے کام بھی یہاں پہ بہت ہوئے، اور اب میں شاید آپ نے فیصل آباد ڈویژن کی بات کی، میں کہوں گا شاید یہ واحد حلقہ ہے جس میں 4 انٹرچینجز ہوں گے، بنیں گے پورے پاکستان میں۔ تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک ضرورت بھی تھی اور سہولت بھی تھی جو پوری ہو گئی ہو۔ آج بالکل دونوں بڑے اہم منصوبے ہیں۔ رجانہ انٹرچینج سے جھنگ انٹرچینج تک 2 رویا سڑک بننے جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موروثی پور کے مقام پر انٹرچینج بننے سے بلا شبہ شہریوں کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ FDA غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف متحرک، فیصل آباد میں تجاوزات اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں۔ مزید اس پر بات کریں گے وقاص بیگ سے۔ جی وقاص۔ بالکل، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر سے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف کارروائیوں کا نہ صرف آغاز کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ FDA کے زیر انتظام تمام کالونیوں سے تجاوزات اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف بھی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو FDA انفورسمنٹ ٹیم کی جانب سے گلستان کالونی کے ایریا میں اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ٹاؤن اور ڈی ٹائپ کے ایریا میں غیر قانونی تجاوزات جو ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ 2 کالونیاں سمندری روڈ پر المدینہ ولاس کے نام سے اور ستیانہ روڈ پر شایان ولاس کے نام سے دونوں غیر قانونی کالونیاں جو ہیں ان کی غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کر دی گئی ہیں۔ DG FDA کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ تمام تر مانیٹرنگ جو ہے وہ خود کریں گے، خاص طور پہ تجاوزات کے خاتمے کے خلاف اور مختلف کالونیوں میں غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سر سید ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 149 جبکہ پلاٹ نمبر 71 گلستان کالونی میں غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ کی جا رہی تھی بنا منظوری کے۔ پرائیویٹ اگر ڈومیسٹک پراپرٹی کی بات کر لی جائے تو اس کو کمرشل۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ موسم کی تبدیلی ڈینگی مچھر کو طاقتور کرنے لگی، انتظامی کارروائیاں محض کارروائیاں ہی نکلیں۔ فیصل آباد میں ایک مریض میں ڈینگی وائرس کی تشخیص، جھنگ میں ڈینگی کا شکار 4 افراد زیر علاج ہیں۔ احتجاجی اساتذہ کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایات، اینٹی ڈینگی سرگرمیاں 100% کرانے کا ہدف دے دیا، اسکولوں میں کچی جگہوں کو ٹف ٹائل یا گھاس سے کور کرنے کا حکم، اسکولوں میں میواکی جنگل لگانے کی تصاویر جمع کروانا ہوں گی، عمل درآمد نہ ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جائیں گی۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی بتائیے گا۔ تعلیم پنجاب کی طرف سے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے جو سربراہان ادارہ ہیں اور اساتذہ ہیں ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیوں کی
वार्निंग जो है वो दे दी गई है और इस हवाले से सीईओ एजुकेशन को कहा गया है कि वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद ना करने वाले जो असाजा हैं उनके खिलाफ पीटाई के तहत कार्रवाई करें, जिसमें सबसे पहले जो असाजा एहतजाज के तौर पर एंटरिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, डोरमेट यूज़र हैं, ज़ीरो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो तमाम असाजा के खिलाफ पीट एक्ट के तहत कार्रवाई करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्कूलों में मियावाकी जंगल बनाने के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसमें तमाम सरबराहान इदारा अपने जंगल जो स्कूलों में लगाए गए हैं मियावाकी जंगल, उनकी तस्वीर महकमा तालीम हुकाम को भिजवाएं, जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नहीं की गई होंगी उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कोई भी कच्ची जगह स्कूलों में ना रहे, जहाँ भी कच्ची जगह मौजूद है वहाँ पर या तो घास लगाई जाए या उसको टफटाई लगाकर कवर किया जाए, कहीं भी फिसलन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिशों का मौसम आता है तो वहाँ पर कोई भी ऐसी सूरत हाल में कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, तो इसलिए कोई भी कच्ची जगह ना छोड़ी जाए, वहाँ पर घास लगाई जाए, टफटाइलें लगाई जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तमाम जो सरबराहान इदारा हैं हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें, वायलेशन करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए ताकि हुकूमती इनिशिएटिव जो हैं उनको हकीकी मानों में उन पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। झंग में निगरान वज़ीर आला का वादा मरियम नवाज ने वफा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कैथ लैब की मंजूरी दे दी गई। डॉक्टर इर्तजा शाह कहते हैं हार्ट अटैक के मरीजों को तमाम सहूलतें मयस्सर होंगी। मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वादा मरियम नवाज ने वफा कर दिया। जंग के शहरियों को बड़ा तोहफा दे दिया। जंग शहर में अब कैथ लैब का क़याम जो है वो जल्द अमल में लाया जाएगा। इसी हवाले से मेरे साथ डॉक्टर इर्तजा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कैथ लैब के क़याम से मरीजों को किस कदर फ़ायदा होगा? जिस किस्म का आजकल का फास्ट दौर जा रहा है, इसमें कार्डियक अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं इसमें मस्ट अप्रिशिएट करूँगा सेक्रेटरी सेहत साहिबा और हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का कमाल उन्होंने विजन पाया है कि उन्होंने एक बहुत इनकलाबी ये कदम उठाया है कि कैथ लैब का क़याम जो है वो जंग जैसे ज़िला में उन्होंने मंजूर किया है। इससे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि मरीज़ों की जो अर्जेंट या प्रॉम्प्ट या इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसमें बहुत फैसिलिटी है कि किसी की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होना हो तो वो फौरी तौर पर मुमकिन हो सकेगी, उसके लिए किसी बड़े शहर रेफ़र नहीं किया जा सकेगा। इसी तरीके से किसी मरीज़ को पेस मेकर डलना हो, उसकी कार्डियक एबिलेशन होनी हो, उसकी धड़कन का कोई इशू हो, तो अगेन इस कैथ लैब के थ्रू मरीज़ रेफ़र किए बगैर यहीं पे वो सहूलत दी जा सकती है। यही कहना है कि कैथ लैब के क़याम से जो है वो अमराज कल्ब के मरीजों को। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के अफसरान की खुली कचहरी में खिंचाई। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की कैंप ऑफिस चनियोट में खुली कचहरी। अफसरान की मौजूदगी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। जी बताइएगा। वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख आज अपने कैंप ऑफिस में शहरियों के मसाइल सुन रहे हैं। इसके अलावा जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आपको अपने मसाइल भी बता रहे हैं, किस किस्म के मसाइल आ रहे हैं और हल के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, शहरों में ये चनियोट एक तारीख़ी पुराना शहर है, गलियाँ हैं, महल्ले हैं, तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे पास सीवरेज का है कि जब बारिश हो जाती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी फंड चाहिए। देखिए, एक सेंट्रल सिस्टम हमारा दिल है कि पूरे शहर के लिए ना हम सीवरेज सिस्टम बनाएं, तो काफ़ी फंड चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, इंशाल्लाह इस मसले का हल निकलेगा। अभी हमारे पास कुछ थोड़े बहुत फंड्स आए हैं, तकरीबन 29 करोड़ रुपए का फ़ंड आया है, जो कि हम अपने पूरे हल्के में ना मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बांट के कर रहे हैं। तो यहाँ लोग तो आते हैं जिसको किसी जगह को अप्रोच करनी होती है, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं ना उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस तरह खुली कचहरियाँ करें कि मुलाकात करें। हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना वो अपने आप को बिल्कुल बंद करके रख देते हैं या मीटिंगों में सारा दिन रहते हैं। अब देखिए, मैं वफाकी वज़ीर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर 3 हफ्ते बाद मैं यहाँ चनियोट आऊँ और 1 दिन 2 दिन मैं यहाँ रहूँगा, लोगों के तो पूरा टाइम दूंगा ना। मुझे समझ नहीं आती ये ब्यूरोक्रेट्स के बाद क्यों टाइम नहीं होता। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, किसी का आइडेंटिटी कार्ड बनना है, किसी के नाली में महल्ले में पानी आ रहा है, किसी को कोई और उससे मिलना है और कोई तालीम की बात करनी है। तो हम जो है ना लोगों को तालीम के लिए फैसिलिटेट करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, अगर वो अपने बच्चों की तालीम नहीं दे सकते तो थोड़ा बहुत जो मैं अपना हिस्सा डाल सकता हूँ वो करता हूँ। देखिए, सब लोगों को मिल के मेहनत करना है।
हम अपनी तरफ से सिंसियर मेहनत कर रहे हैं और ये जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतरी की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, दोस्त ममालिक आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शहर के मसाइल के हल के लिए भी कोशिश की जा रही है और जो मुल्की मसाइल के हल के लिए भी हुकूमत कोशां है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। इस्लामाबाद में डीपीएस कॉलेज एंड इंटर कॉलेजिएट फिस्टल फुटसॉल चैंपियनशिप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए तमाम मैचेस जारी। फैसलाबाद डिवीजन के 12 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद जानते हैं अरसलान दुरानी से, बताइएगा। डीपीएस स्कूल एंड कॉलेजेस में इंटर कॉलेजिएट फुटसॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें 12 से ज़ायद कॉलेजेस जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स फैसलाबाद बोर्ड शहजाद खालिद साहब मौजूद से बात करते हैं। बताइएगा कि किस तरह मौका मिल रहा है, इतने कॉलेजेस हैं 12 से ज़ायद जो कि इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं, कैसा मौका मिल रहा है बच्चों को? जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जनाब कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न फैसलाबाद कमिश्नर साहबा का, जो कि इस वक्त चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड फैसलाबाद भी हैं। उन्हीं की हदायत की रोशनी में तकरीबन पूरे डिवीज़न में फैसलाबाद बोर्ड जो है वो इस वक्त 23 गेम्स का इनेकाद करवा रहा है, जिनमें से इस वक्त फुटसॉल जो है वो डीपीएस में जारी है। इसके बाद इन्हीं में से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको चूज़ किया जाता है और उनको आल पाकिस्तान बोर्ड में शिरकत का मौका दिया जाता है। उसी में से बेहतरीन टीम बनती है जिसको हम अब्रॉड भी भेजते हैं और वो इंटरनेशनल के लिए खेलने जाते हैं। जैसे इस वक्त मेरे पास अब्दुल कद्दूस साहब बैठे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर आल पाकिस्तान फुटबॉल में जो है वो पाकिस्तान फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से आल पाकिस्तान बोर्ड की नुमाइंदगी की। क्या कहना चाहें, किस तरह के मौके फराहम हो रहे हैं यहाँ से? जी, बहुत अच्छे हो रहे हैं। ऐसे मौके आने चाहिए कि हम यंग स्टार खिलाड़ियों को इस तरह के टूर मिलने चाहिए और इसी तरह हमारे जैसे यंग स्टार खिलाड़ी ऊपर आते हैं। अच्छा लगा, और इस तरह अब्दुल कुद्दूस जैसे जो बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए, इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि खेलों को फ़रोग मिल सके, और इसी तरह इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।